हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज कक्षा 10वीं के लिए पाठ भेड़े और भेड़िए पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। भेड़े और भेड़िए कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। परसाई जी का जीवन कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार अर्थात व्यंग्यपूर्ण रचना करने वाला। व्यंग्य अर्थात विकलांग अथवा ताना, मतलब उन्होंने ताना मारकर समाज के एक बुराई को बताया गया है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उन्हें हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारी परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन को प्रसन्न ही नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने लाकर खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत निकटता से पकड़ा है। उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग्य किया है। साहित्य के सूरज श्री हरिशंकर परसाई जी 10 अगस्त सन 1995 को हमेशा के लिए हमें छोड़कर सदा के लिए चले गए। तो इस प्रकार से हमारा लेखक परिचय पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे कहानी का सारांश। आखिर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहा है, हम इस कहानी के सारांश के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। भेड़े और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास किया है। कहानी के आरंभ में वन के पशुओं को लगा कि अब वे प्रजातंत्र की व्यवस्था संभाल सकते हैं। उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन इतना विकसित हो गया है कि अब उन्हें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को अपना लेना चाहिए। यहाँ पर सभी नियम एवं कानून लागू होने चाहिए। सभी ने मिलकर निश्चय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका भय दूर हो गया। वे अपने प्रतिनिधित्व द्वारा नियम कानून बनवाएंगी जिससे कि कोई भी जीवधारी किसी अन्य जीव को न मारे। उधर दूसरी तरफ भेड़िए यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि अब उन पर संकट आने वाला है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। यदि बहुमत से भेड़े यह कानून बनवा देंगी कि पशु किसी को न मारे न खाए, तो उनका क्या होगा? वे क्या खाएंगे? भेड़िए तो भूखे मर जाएंगे। एक बूढ़े सियार को भेड़िए की चिंता का कारण समझ में आ गया। उसने भेड़िए को बहुमत में आने का मार्ग दिखाया। उसने भेड़िए को रूप बदलकर भेड़ों के सामने पेश किया। बूढ़े सियार ने 3 रंगे सियारों की सहायता से भेड़िए के लिए प्रचार किया। उन चारों सियारों के रंग बदलकर ऐसा समा बांधा कि सभी भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए परमात्मा के रूप है, त्यागी है, परोपकारी है, दयावान है। वे भेड़ियों की बातों में आकर भेड़ियों की ही सरकार बनवा देती है। बहुमत पाने के बाद भेड़िए ने भेड़ों के भलाई के लिए पहला कानून बनाया। इसमें कहा गया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़
तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दिया जाए। तो समझ में आया जे उन्होंने किस प्रकार से भेड़े और भेड़ियों के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं के बारे में समझाया गया है। अब हम पढ़ेंगे शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता कुछ इस प्रकार है। किसी भी कहानी का शीर्षक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हम उसके सहारे कथा के विस्तार को जान पाते हैं। प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक अर्थात प्रतीक के माध्यम से समझाया जाना, जिसमें भेड़ों को जनता तथा भेड़ियों को चालाक नेताओं का प्रतीक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में भेड़ें आम जनता की तरह हमेशा अपने नेताओं पर विश्वास कर लेती है और अंत में ठगी जाती है। दूसरी तरह संत का रूप धारण किए हुए नेतागण जो ढोंगी है और आगे चलकर जनता को हमेशा धोखा ही देते रहते हैं। रंगे हुए सियार नेताओं के आसपास बने रहने वाले कवि, पत्रकार, नेता और धर्मगुरु आदि के रूप में रहते हैं, जो भ्रष्ट नेताओं का सहयोग देते हैं तथा उनका प्रचार करते हैं। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है। शीर्षक की दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यंत उचित एवं सार्थक है। अब हम पढ़ेंगे चरित्र चित्रण। कहानी भेड़े और भेड़िए में मुख्य 3 चरित्र देखे जाते हैं। पहला है भेड़े। भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें भेड़े भोली भाली, सीधी सादी तथा त्रस्त जनता का प्रतीक है, जो फरेबी नेताओं के धोखे में आ जाती है। वे इस आशा में रहती है कि वन भाग में प्रजातंत्र आने वाला है, जहां उनका विकास, सुरक्षा एवं समृद्धि होगी। किंतु उनकी आशा के विपरीत वे धूर्त सियार तथा उनके साथियों के बातों में फंस जाती हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि भेड़िया ही उनका शुभ चिंतक तथा रक्षक है। अतः वह पुनः भेड़िए को ही मत देकर सत्ता में लाती है और छली जाती है। ऐसा ही वर्तमान स्थिति साधारण जनता की भी है। चुनावी समय में नेता चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को छलते हैं और बाद में वे ही रक्षक के बजाय भक्षक बनकर उनका छल करते हैं। अगला है भेड़िए। भेड़िए स्वार्थी एवं पाखंडी राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव निकट आने पर विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं तथा चापलूसों के माध्यम से भोली जनता को आकृष्ट करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये भेड़िए रूपी राजनीतिज्ञ जनता को प्रभावित करने के लिए अपने चापलूसों के प्रयास का सहारा लेते हैं। ये राजनीतिज्ञ आम जनता की कमजोरियों को पहचानते हैं, इसलिए वे ऐसा प्रचार करते हैं जो जनता को आकर्षित कर सके। अब अगला और मुख्य चरित्र है बूढ़े सियार एवं रंगे सियार का। बूढ़ा सियार एवं रंगे सियार उन चापलूसी तथा मौका परस्त व्यक्तियों के प्रतीक है, जो नेताओं के निकट मंडराते रहते हैं। ये उन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीतिज्ञों के आगे पीछे घूमकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये इतने शातिर होते हैं, इनकी चालों को आम जनता नहीं समझ पाते और इनकी चालों में फंसकर सही निर्णय भी नहीं ले पाते। बूढ़ा सियार राजनीति के दांवपेच जानने वाला अनुभवी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जनता की मुख्य समस्याओं से भली भांति परिचित रहते हैं। उसी का लाभ उठाकर भेड़िए को जितवाने के लिए रंगे सियारों का सहारा लेता है और भेड़िए का भी हुलिया बदलकर सीधी सादी भेड़ों की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो जाता है। अर्थात रंगे सियार एक चापलूस, अवसरवादी, चालाक, चतुर और धूर्त प्राणी है। आज भी चुनाव के समय पानी, बिजली, आवास, रोटी, शिक्षा, व्यवसाय
आदि मुख्य समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जाता है, किंतु सुपरिणाम बहुत कम ही आते हैं, अतः जनता आज भी छली जाती है। इस प्रकार से हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। मैं शब्द और उसका अर्थ बार बार बोलती जाऊंगी। प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। क्रांतिकारी, व्यवस्था में उलटफेर। स्वर्णयुग, सुख समृद्धि का समय। प्रतिनिधि, मुखिया। शिकार, आखेट। बंधुत्व, भाईचारा। अजायब घर, संग्रहालय। शंका, संशय। सहस्त्रों, हजारों। खिन्न, उदास। शपथ, सौगंध। कंठी, तुलसी के दानों की छोटी माला। हिंसक, खूंखार। अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार। भावातिरेक, भावनाओं की अधिकता। सर्वत्र, सभी जगह। व्याप्त, भरा हुआ। उषा, प्रातःकाल। लक्ष्य, लाख। क्षुद्र, तुच्छ। निर्बल, कमजोर। व्यर्थ, बेकार। हित, कल्याण। जीवधारी, प्राणी। कोरस, समूहगान। इस प्रकार से हमारा पाठ पूर्ण होता है। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों के हल करने के लिए दूंगी। आप इन प्रश्नों का हल अपने कॉपी में अवश्य कर लें। पहला प्रश्न लिखिए, वन में प्रजातंत्र की स्थापना के पीछे क्या कारण था? प्रश्न नंबर 2, वन प्रदेश की भेड़ों की क्या विशेषता थी? विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 3, सब जिए और जीने दे का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, क्रांतिकारी शब्द का क्या अर्थ है? क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? क्रांतिकारी शब्द का क्या अर्थ है? पाठ में क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या अर्थ है? यह समय किस पशु वर्ग के लिए संकट काल था और क्यों? बूढ़ा सियार कौन था? उसकी बातों का भेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? बूढ़ा सियार एवं रंगे सियार किन लोगों का प्रतीक है? उनकी क्या विशेषताएं हैं? अगला, भेड़िए का प्रचार नीले, पीले और हरे सियार ने किस प्रकार से किया? अगला क्वेश्चन, भेड़िए का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अगला क्वेश्चन, कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन, शीर्षक की सार्थकता प्रकट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अत्याचारी होते हुए भी भेड़ियों को किस प्रकार बहुमत प्राप्त हुआ? अगला क्वेश्चन, भेड़ों की भलाई के लिए भेड़िए ने पहला कानून क्या बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था किस प्रकार प्रजा के लिए कल्याणकारी शासन व्यवस्था सिद्ध हो सकती है? अपने विचार लिखिए। आज के राजनैतिक संदर्भ में यह कहानी कितनी सार्थक है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पूर्ण होता है। प्रश्नों का हल जो वीडियो दिया गया है, इसको सही ढंग से बार बार सुनकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। और अगर किसी भी प्रकार की कुछ जानकारी चाहिए या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उन सभी के जवाब अवश्य दूंगी। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।